Hello friends, I am Kaira. Welcome to our channel Mind and Machine Reviews. हम बात कर रहे हैं अनुजा चौहान के उपन्यास बाज की। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ विश्लेषण और समीक्षाएं हैं जिनसे हम इसे बेहतर समझ पाएंगे। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से बाज की कहानी, उसके किरदारों की दुनिया और जिन विषयों को लेखिका ने छुआ है उनकी गहराई तक पहुंचें। देखते हैं ये विश्लेषण हमें क्या खास बातें बताते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सीधे 60 और 70 के दशक में ले जाते हैं भारत में। ये वो दौर था जब देश बदल रहा था और ख़ास तौर पर 1971 का भारत-पाक युद्ध, वो पृष्ठभूमि है इसकी। दिलचस्प होगा देखना कि उपन्यास इस ऐतिहासिक उथल-पुथल को खासकर भारतीय वायुसेना के नज़रिए से कैसे पेश करता है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का जिक्र नहीं है बल्कि उसे किरदारों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश है। हाँ, और देखिए ना, किताब का शीर्षक ही कितना ध्यान खींचने वाला है, बाज। जाहिर है इसका सीधा मतलब तो शिकारी पक्षी यानी फैल्कन है, जो वायुसेना के पायलट के लिए एकदम सटीक प्रतीक है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें अंग्रेजी के शब्द बास्टर्ड पर भी एक हल्का शरारती सा कटाक्ष छपा है ना? हाँ, वो पंच है उसमें, शायद कहानी के नायक के मिजाज की तरफ इशारा करता हो। और अनुजा चौहान तो वैसे भी अपनी सी खास बिंदास शैली के लिए जानी जाती हैं। उनकी वो मज़ेदार हिंग्लिश, जिसमें आम बोलचाल की हिंदी और अंग्रेजी ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे असल जिंदगी में, और उनके किरदार जो हमेशा थोड़े हटके लेकिन यादगार होते हैं। सही कहा। ये विश्लेषण ये भी साफ करते हैं कि कहानी का दायरा बहुत बड़ा है। ये हमें हरियाणा के गांव के खेतों से शुरू करके राजस्थान के किसी एयरफोर्स बेस की धूल भरी दुनिया में ले जाती है। फिर कलकत्ता की हलचल और युद्ध के मैदान यानी ढाका तक इसका सफर तय होता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये उस दौर के भारत के अलग अलग रंगों और माहौल को दिखाने का एक कैनवस है। तो इस बड़े कैनवस के बीच कहानी का केंद्र बिंदु कौन है? मतलब नायक कौन है हमारा? कहानी का नायक है ईशान फौजदार। विश्लेषण उसे एक दिलचस्प किरदार के तौर पर पेश करते हैं। हरियाणा के एक किसान का बेटा, जिसकी किस्मत उसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलटों की जमात में ले आती है। उसे बाज का निकनेम मिला है, जो उसकी फितरत को दिखाता है। आसमान में बेहद साहसी, लगभग दुस्साहसी करतब दिखाने वाला, और जमीन पर उतना ही बेफिक्र, आकर्षक, शायद थोड़ा लापरवाह भी। अच्छा। समीक्षाएं बताती हैं कि वो ऐसा किरदार है जिससे आप या तो तुरंत प्यार कर बैठें या फिर उससे थोड़ी चिढ़ महसूस करें, पर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी एक ठेठ बैड बॉय मगर दिल का अच्छा वाला हीरो टाइप। हाँ, सुनने में तो काफी फिल्मी लग रहा है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही कह सकती हैं, लेकिन विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि किरदार में पड़ते हैं और उसके सामने है कहानी की नायिका तहमीना डाडीसेट, जिसे सब टिंका कहते हैं। टिंका, ओके। वो ईशान से बिल्कुल अलग है। एक बेहद मजबूत इरादों वाली, अपने उसूलों पर चलने वाली लड़की जो पेशे से एक फोटोग्राफर है। और सबसे खास बात, उसके विचार युद्ध विरोधी हैं। वो शांति में यकीन रखती है। अच्छा, तो ये है वो टकराव। एक तरफ देश के लिए जान देने को तैयार पायलट, दूसरी तरफ युद्ध की तस्वीरें खींचने वाली शांतिवादी फोटोग्राफर। जाहिर है यहीं से कहानी में ड्रामा और रोमांस दोनों पनपते होंगे। बिल्कुल सही। विश्लेषक इसी विपरीत आकर्षण वाले रिश्ते को कहानी का भावनात्मक कोर मानते हैं। ईशान का जोशीला राष्ट्रवाद और टिंका का मानवतावादी शांतिवाद, ये सिर्फ उनके बीच की बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके आकर्षण और उनके बीच की दूरी दोनों की वजह बनता है। समीक्षाएं बताती हैं कि उनके संवाद तीखे भी हैं और उनमें एक अनकहा खिंचाव भी महसूस होता है। ये रिश्ता कहानी को सिर्फ एक्शन या युद्ध तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक भावनात्मक गहराई देता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन दो किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमती है? क्योंकि इतने बड़े कैनवस पर सिर्फ दो लोग तो नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उपन्यास की एक और खूबी सामने आती है, जिसका जिक्र विश्लेषणों में है। सहायक किरदारों को भी काफी अहमियत दी गई है और उन्हें अच्छी तरह तराशा गया है। जैसे ईशान के वायुसेना के साथी और जिगरी दोस्त राका, मैडी और जूही। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उनकी आपसी दोस्ती, हंसी मजाक और एक दूसरे के लिए खड़े होने का जज्बा कहानी को विश्वसनीयता देता है। समीक्षाएं बताती हैं कि एयरफोर्स बेस की जिंदगी, पायलटों की बॉन्डिंग बहुत असलियत के करीब लगती है। हाँ, वो माहौल बनाना जरूरी है। और परिवार, ईशान का परिवार, टिंका का परिवार, उनका क्या रोल है?
उनका भी अहम रोल है। ईशान की बहन स्नेहा का किरदार खास तौर पर उभर कर आता है। विश्लेषण एक छोटे से प्रसंग का जिक्र करते हैं जहां स्नेहा समाज के दोहरे मापदंडों और पाखंड का सामना करती है। अच्छा। ये दिखाता है कि कहानी सिर्फ युद्ध और रोमांस तक ही सीमित नहीं, बल्कि उस दौर के सामाजिक ताने बाने पर भी टिप्पणी करती है। इसी तरह दूसरे पारिवारिक रिश्ते भी कहानी को परतें देते हैं, किरदारों को उनकी जड़ें देते हैं। ये सब मिलकर कहानी को ज्यादा भरापूरा और विश्वसनीय बनाते हैं। तो ये तो हुई किरदारों और कहानी की दुनिया की बात। अब आते हैं इस पर कि इन विश्लेषणों के हिसाब से क्या चीजें हैं जो इस उपन्यास को खास तौर पर पढ़ने लायक बनाती हैं? इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? देखिए, जो पहली बात लगभग सभी समीक्षाओं में उभर कर आती है वो है एक्शन और देशभक्ति का रोमांस। अनुजा चौहान ने हवाई लड़ाइयों मतलब डॉग फाइट्स के दृश्यों को बहुत सजीवता से लिखा है। विश्लेषण बताते हैं कि पाठक विमानों की गड़गड़ाहट, मिसाइलों के दागे जाने का तनाव और पायलटों की तेज धड़कनें वो सब महसूस कर सकता है। वाह। साथ ही एयरफोर्स बेस पर जवानों के बीच की आपसी बातचीत, उनकी नोक-झोंक, उनका भाईचारा, ये सब माहौल को बहुत जीवंत बना देते हैं। ऐसा लगता है कि लेखिका ने इस दुनिया पर काफी रिसर्च की है। हाँ, वो माहौल बनाना तो अनुजा चौहान की खासियत मानी जाती है। और उनकी भाषा, उस इंग्लिश के बारे में क्या कहा गया है? वो तो उनका ट्रेडमार्क है। विश्लेषण इस बात पर एकमत है कि उनकी भाषा, वो हिंदी और अंग्रेजी का सहज मिश्रण, कहानी को बहुत ताजगी और स्वाभाविकता देती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी भरकम साहित्यिक भाषा लिखी जा रही है। हाँ, मतलब पढ़ने में आसान। बिल्कुल, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपका दोस्त आपको बड़े मजे ले लेकर अपने अंदाज में एक कहानी सुना रहा हो। इसमें हास्य भी है, वो रोजमर्रा की जिंदगी वाला हास्य जो किरदारों को और भी ज्यादा अपना सा बना देता है। ये अंदाज कहानी को भारी होने से बचाता है, खासकर जब पृष्ठभूमि युद्ध की हो। तो एक्शन हो गया, भाषा हो गई, और क्या है जो इसे खास बनाता है? हमने किरदारों के बीच वैचारिक टकराव की बात की थी। हाँ, और वो सिर्फ एक सबप्लॉट नहीं है। विश्लेषण इसे उपन्यास की एक बड़ी ताकत मानते हैं। ईशान का जो उग्र, लगभग आंखें मूंद लेने वाला राष्ट्रवाद है और टिंका का जो शांति और इंसानियत पर आधारित नजरिया है, इनके बीच का तनाव कहानी को एक वैचारिक गहराई देता है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि देशभक्ति के मायने क्या हैं। क्या देश के लिए लड़ना ही एकमात्र रास्ता है या शांति की बात करना कमजोरी है? तो ये सीधे सीधे जवाब नहीं देती किताब। नहीं, उपन्यास सीधे सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि इन सवालों को किरदारों के अनुभवों के जरिए सामने रखता है। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ सोचने को भी मजबूर करता है। बिल्कुल, ये उपन्यास युद्ध के ग्लैमर और उसकी भयानक असलियत दोनों को छूने की कोशिश करता है। एक तरफ पायलटों का हीरोइज्म है तो दूसरी तरफ टिंका की तस्वीरों के जरिए युद्ध की मानवीय त्रासदी भी झलकती है। अच्छा। इसी तरह प्रेम की कहानी भी सीधी साधी नहीं है। उसमें जुनून है, लेकिन साथ ही विचारों का मतभेद और बाहरी दुनिया का दबाव भी है। विश्लेषण बताते हैं कि विरोधाभास ही कहानी को यादगार बनाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, सहायक किरदारों का अच्छी तरह बुना जाना भी एक मजबूत पक्ष है जो दुनिया को विश्वसनीय बनाता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना शानदारी है? क्या इन विश्लेषणों में कुछ आलोचनात्मक बातें भी सामने आई हैं? कोई कमजोरियां? हाँ, देखिए, कोई भी रचना परफेक्ट नहीं होती और समीक्षाएं इसकी कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा करती हैं। एक आम आलोचना रोमांस वाले हिस्से को लेकर है। अच्छा। हाँ, कुछ समीक्षकों का मानना है कि ईशान और टिंका की प्रेम कहानी थोड़ी पूर्वानुमानित यानी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। उसमें कुछ ऐसे संयोग और संवाद हैं जो यथार्थ से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाते हैं। ओह। ये नाटकीयता कहीं कहीं कहानी के यथार्थवाद को कमजोर करती है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, यानी फिल्मी होने का थोड़ा खतरा है। ये तो अक्सर रोमांटिक कहानियों के साथ होता है, खासकर जब उनमें एक्शन भी हो। सही कहा, संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है। एक और मुद्दा जो उठाया गया है वो है कहानी की गति यानी पेसिंग को लेकर। गति मतलब स्पीड। हाँ, विश्लेषण बताते हैं कि उपन्यास की शुरुआत बहुत तेज रफ्तार और ऊर्जा से भरी है। पाठक तुरंत कहानी में खिंच जाता है, लेकिन कहानी के दूसरे हिस्से में, खासकर बीच के कुछ हिस्सों में, रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। कुछ घटनाक्रम थोड़े खिंचे हुए लग सकते हैं। और अंत के बारे में क्या राय है? क्लाइमैक्स कैसा है? मतलब सब ठीक से खत्म होता है? क्लाइमैक्स को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है।
कुछ विश्लेषणों के अनुसार उपन्यास का अंत उतना प्रभावशाली या यादगार नहीं है जितनी उम्मीद कहानी के बिल्डअप से बनती है। ओह, ऐसा लगता है कि शायद उसे थोड़ा और कड़ा या भावनात्मक रूप से ज्यादा असरदार बनाया जा सकता था। कुछ पाठकों को ये थोड़ा अचानक या शायद थोड़ा कम संतोषजनक लग सकता है। ये तो निराशाजनक हो सकता है अगर पूरी कहानी पढ़ने के बाद अंत कमजोर लगे। और कोई आलोचना? एक और बिंदु है जो हर किसी के लिए आलोचना का विषय नहीं होगा, लेकिन कुछ पाठकों के लिए हो सकता है। वो है हवाई उड़ान और लड़ाकू विमानों से जुड़े तकनीकी विवरण। अच्छा, टेक्निकल डिटेल्स। ये बारीकियां बहुत दिलचस्प लगेंगी, वहीं दूसरे पाठकों को ये थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं और कहानी के प्रवाह को धीमा कर सकती हैं। समझ गया। तो ये पाठक की अपनी रुचि पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो अगर इन सब खूबियों और खामियों को एक साथ देखें तो कुल मिलाकर इस उपन्यास का मिजाज कैसा बनता है? ये किस तरह की कहानी है? विश्लेषण इसे मूल रूप से एक रोमांटिक एक्शन नैरेटिव के तौर पर देखते हैं, यानी एक ऐसी कहानी जिसमें एक्शन का भरपूर रोमांच है, देशभक्ति का जज्बा है, लेकिन साथ ही एक पुरानी दुनिया की याद दिलाने वाला थोड़ा नॉस्टैल्जिक किस्म का रोमांस भी है। नॉस्टैल्जिक कैसे? नॉस्टैल्जिक इसलिए क्योंकि ये 70 के दशक के माहौल, उस समय के रिश्तों और सोच को दर्शाता है, और ये सब कुछ 1971 के भारत-पाक युद्ध जैसी गंभीर और वास्तविक ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि में घटित होता है। तो इसमें मनोरंजन भी है, भावनाएं भी हैं और इतिहास का स्पर्श भी। और विषय? हमने देशभक्ति, शांतिवाद, रोमांस की बात की। क्या नारीवाद जैसा कोई विषय भी उभरता है? आपने जूही का जिक्र किया था। हाँ, विश्लेषण इस ओर भी इशारा करते हैं। टिनका का किरदार खुद एक मजबूत, स्वतंत्र सोच वाली महिला का है, जो अपने विचार रखने और उनके लिए खड़े होने से डरती नहीं। वो सिर्फ हीरो की प्रेमिका नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अहम किरदार है। ये अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा वायुसेना में जूही जैसी महिला पायलट का होना और स्नेहा का अपने तरीके से सामाजिक बंधनों को चुनौती देना, ये सब कहानी में एक नारीवादी धारा भी जोड़ते हैं। हालांकि ये उपन्यास का मुख्य फोकस नहीं है, पर ये पहलू मौजूद है। तो मूल विषय वही है, युद्ध, प्रेम, देशभक्ति, दोस्ती और व्यक्तिगत बनाम राष्ट्रीय कर्तव्य का द्वंद्व। तो चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन तमाम विश्लेषणों और समीक्षाओं का अंतिम निचोड़ क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? हाँ, देखिए, कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि बाज एक बेहद मनोरंजक और तेज तर्रार उपन्यास है। ये भारतीय वायुसेना की दुनिया के एक्शन, ड्रामा और रोमांस को अनुजा चौहान के खास अंदाज यानी स्टाइल, हास्य और भावनाओं के साथ पेश करता है। ये पाठक को बांधे रखने में कामयाब होता है। तो कमियों के बावजूद खूबियां ज्यादा भारी पड़ती हैं, मतलब रेकमेंडेड है। ऐसा लगता है। विश्लेषण मानते हैं कि हो सकता है कहानी की संरचना बहुत जटिल या साहित्यिक रूप से अभूतपूर्व न हो, या अंत सभी को संतुष्ट न करे, लेकिन इसकी भरपाई उपन्यास कई तरीकों से करता है। इसके किरदार इतने जीवंत और यादगार हैं, कहानी में 70 के दशक का माहौल और वो पुरानी यादें ताज़ा करने वाले पल इतने अच्छे से बुने गए हैं, और एक्शन और रोमांस का मिश्रण इतना दिलचस्प है कि पाठक कहानी के साथ बहता चला जाता है। ये एक पेज टर्नर है, जिसे कहते हैं ना। समझ गया। और रेटिंग, अगर कोई रेटिंग दी गई हो अंदाजन? हाँ, जो स्रोत हमारे पास है उनमें से एक इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देता है। 4 स्टार अच्छा है। हाँ, ये एक मजबूत सिफारिश है, खासतौर पर उन पाठकों के लिए जिन्हें एक्शन पसंद है, जिन्हें रोमांस अच्छा लगता है और जिन्हें अनुजा चौहान की हिंग्लिश और हास्य शैली रास आती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर पाठक कहानी में थोड़े बॉलीवुड स्टाइल के नाटकीय मोड़ या संयोगों को नजरअंदाज करने को तैयार है, हाँ, वो फिल्मी वाले हिस्से, तो ये उसके लिए एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर साबित हो सकता है। तो आज की इस चर्चा से हमने अनुजा चौहान की बाज के कई रंग देखे। आसमान में गरजते जेट विमानों का एक्शन, किरदारों के बीच की तीखी और मीठी नोकझोंक, उस खास हिंग्लिश का मजा, ईशान और टिंका के बीच का भावनात्मक और वैचारिक खिंचाव, और साथ ही कहानी की गति या अंत को लेकर उठी कुछ आलोचनात्मक आवाजें भी। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक व्यापक सवाल पर सोचने को छोड़ जाती हैं, है ना? अक्सर लोकप्रिय फिक्शन जैसे कि ये उपन्यास कैसे देशभक्ति के ऊंचे आदर्शों और युद्ध की कठोर मानवीय सच्चाई के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसी कहानियां हमें इतिहास को सिर्फ तथ्यों के बोझ से अलग एक ज्यादा भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर समझने में मदद करती हैं? या फिर क्या वे कभी-कभी युद्ध और राष्ट्रवाद जैसी जटिल सच्चाइयों को
थोड़ा सरल बनाकर ज्यादा आसानी से पचने लायक बना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक किताब पढ़ने के बाद खुद विचार कर सकता है।